सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। हम भारती कौशल और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स उसका 5th टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। सो जो आपका इस चैप्टर का पिछला टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट। ठीक है, बुद्धा को जो है एनलाइटनमेंट कैसे मिली थी। ठीक है। सो जिसमें भी रेड की ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, जिसके चलते उनको जो है जो लाइफ की हार्श रियलिटीज़ हैं जैसे डेथ हो गया, लॉसेस हो गया, इन सब से कहीं ना कहीं काफ़ी दूर रखा गया था, जिस वजह से उन्हें इन चीज़ों के बारे में पहले बिल्कुल नहीं पता था। एंड इट ओनली हैपन टू हिम व्हेन व्हेन ही जस्ट रिक्वेस्टेड हिज चैरिटियर। ठीक है, वो जो उनका कार्ट चला रहा था उसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है एक बार सिटी का टूर करा के आओ। एंड उस टाइम पे इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ कि लाइफ में ऐसी हार्श चीज़ें भी होती हैं, जैसे ही सो अ डेड बॉडी, ही सो अ कॉप्स, ही सो एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन। ठीक है, जिसके चलते उन्हें पता चला कि लाइफ में ये डिसीज़ वगैरह भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके। और उसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो अपनी लाइफ का भी जो है ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं अलग अलग पाथ अपनाए। ठीक है, एक कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसके चलते उनको एनलाइटनमेंट मिले, उन्हें अपने लाइफ का ट्रूथ जानने को मिले। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक वन ऑफ द पाथ जो कि आपकी बुक में गिवन है वो उन्होंने बॉडीली मोटिफिकेशन का बताया है, कि जिसके चलते उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए स्टार्व किया। बट एट द एंड बुद्धा ऑल्सो रियलाइज्ड कि इन ये जो इतने जो हार्श मेथड्स हैं इनके थ्रू ही कैन नॉट अटेन दैट एनलाइटनमेंट। ठीक है, उन्हें इसके थ्रू वो सच का पता नहीं चल सकता कि लाइफ का मोटिव क्या है ना। सो उसके बाद फाइनली ही सैट अंडर दैट फिग ट्री, जिसको लेटर ऑन बोधि ट्री भी कहा गया। ठीक है, जिसके नीचे बैठ के जब उन्होंने कुछ दिन मेडिटेट किया, सो तब उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। तो दिस वॉज द ऑल द प्रोसेस जिसके चलते उन्हें एनलाइटनमेंट हुई, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ओके। अब बुद्धा की जो है टीचिंग्स क्या है, बुद्धा ने जो है लोगों को क्या चीज़ सिखाई है, क्या प्रीच किया है। सो द बुद्धा's टीचिंग्स have been reconstructed from the stories found mainly in सुत पिताका। ठीक है, कि अब जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी हैं, बुद्धा ने जो लोगों को सिखाया है, जो अवेयरनेस दी है, वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, तो स्टोरीज के थ्रू पता चलता है। और वो स्टोरीज कहाँ मेंशन्ड है, जो कि सुत पिताका में मेंशन्ड है। व्हाट इज सुत पिताका? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी सेकंड टॉपिक में था ये, एक बॉक्स में दिया हुआ ब्लू बॉक्स में, कि जब व्हेन बुद्धा वाज अलाइव, तो वो जो अपनी जो टीचिंग्स को देते थे वो ओरली ही इम्पार्ट किया करते थे। ठीक है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता था, कहीं वो लिखा नहीं जाता था। ठीक है, उस टाइम पे कोई कैमरास वीडियोस भी नहीं होती थी कि उनके बोलते हुए को वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो उस टाइम पे व्हेन ही वाज अलाइव he used to give his teachings orally. But what happened after his death, उनकी डेथ के भी 1 सेंचुरी के बाद जो है उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। रिकॉर्ड करना इन द सेंस राइटिंग्स की फॉर्म में उसको लिखना शुरू किया, उसको मतलब लाइक याद किया कि बुद्धा क्या सिखाया करते थे। ठीक है, और अब देखिए while he is imparting his टीचिंग्स ओरली, तो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उनको सुनने जाते थे या सुनते थे, तो वो फर्दर उसको कहीं ना कहीं डिस्कस करते थे, है ना। जिसके चलते बाद में 1 सेंचुरी के बाद, ठीक है, बुद्धा की भी डेथ के 1 सेंचुरी के बाद उस चीज़ की रिकॉर्डिंग्स की गई। रिकॉर्डिंग्स इन द सेंस राइटिंग्स की गई, और उसको जो है त्रिपिताका, ठीक है, 3 बास्केट्स की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, वो त्रिपिताकास कौन कौन सी थी? सुत पिताका थी, एक विनय पिताका थी, और एक अभिधम्मा पिताका थी। तो जो सुत पिताका थी, इसमें बुद्धा की जो है कौन सी टीचिंग्स मेंशन है, तो जो बुद्धा ने वैसे लाइफ के बारे में टीचिंग्स दी हैं। ठीक है, रेस्ट जो विनय पिताका है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में दिया गया था, जो कि मोनास्टिक ऑर्डर को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, और एक आपका जो अभिधम्मा पिताका है उसमें कुछ फिलॉसफी के बारे में लिखा हुआ है ना। तो अभी हमारा कंसर्न सुत पिताका से है कि जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज जो है मिली हैं, कहाँ से मिली हैं, तो सुत पिताका से मिली हैं। So, although some stories describe his miraculous powers, others suggest that the Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than display of supernatural powers. अब जैसे ये जो स्टोरीज भी प्रेजेंट की है ना थ्रू सुत पिताका, अब उसमें भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है,
अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा हैड सर्टेन सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है, कि उन्होंने अपनी जो है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स को दिखाया जिसके चलते उनकी टीचिंग्स को लोग फॉलो करने लगे थे। लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरा ग्रुप है जो बोलता है कि नो, इट इज़ नॉट द सुपर नेचुरल पावर्स, इट इज़ ओनली थ्रू द रीजन एंड पर्सुएशन, जिसके चलते जो है बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को दिया है। मतलब इस टीचिंग्स में भी कहीं ना कहीं एक टू वे थिंग है, ठीक है, कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं इट इज़ मिराकुलस पावर्स, ठीक है, बुद्धा की जो है मिराकुलस पावर्स को दर्शाया गया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, रीजन और परसुएशन को दर्शाया गया है। अभी जो रीजन और परसुएशन वाला एक एस्पेक्ट है, इसके लिए जो है एक एग्जाम्पल भी दिया गया है एक स्टोरी का, ये आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। सो फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन whose child had died come to Buddha, he gently convinced her about the inevitability of life rather than bring her son back to life. तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसमें क्या होता है, एक वुमन होती है, ठीक है, शी इज़ रियली ग्रीफ स्ट्राइकन, वाई, बिकॉज हर सन हैज़ डाइड, ठीक है, उनके बेटे की डेथ हो जाती है, तो वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके बुद्धा के पास जाती है कि प्लीज़ इसे जिंदा कर दो। लेकिन उस टाइम पे अब बुद्धा अपनी कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं दिखाते हैं या फिर वो उस उनके बेटे को जिंदा नहीं कर देते हैं, रेदर देन वो क्या करते हैं, वो उस लेडी को समझाते हैं, बताते हैं अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको कोई इंसान एस्केप कर ही नहीं सकता, कि एक ना एक दिन वो सबको आनी ही आनी है, ठीक है। तो ये वही एस्पेक्ट दिखा रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड पर्सुएशन एंड नॉट बेस्ड ऑन द सुपर नेचुरल पावर्स, ओके। Now, so these stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood. And moreover, ये जितनी भी stories थी, जो भी teachings को reconstruct करने वाली stories थी, वो उस language में बोली जाती थी जो कि सभी लोगों को easily समझ आ जाए, okay? Now, let's move forward. So, according to Buddhist philosophy, the world is transient and constantly changing. तो बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या बोलती है कि ये जो वर्ल्ड है, जो संसार है, इट इज ट्रांजिएंट। अच्छा, व्हाट इज ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट इज जो कि परमानेंट नहीं है, ओके, विच इज नॉट परमानेंट, विच इज इम्परमानेंट, ठीक है, सो जो कि एवर लास्टिंग नहीं है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी कहती है कि जो संसार है ये परमानेंट नहीं है एंड इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि इसमें बदलाव आते ही रहेंगे, ये फिक्स्ड नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो सोललेस, और ये क्या बोलता है कि ये सोललेस है, ठीक है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। मतलब बेसिकली इट इज टोटली इन कॉन्ट्रडिक्शन विद जैन फिलोसफी, जो बोलता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज लाइफ। लेकिन जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है ये सोललेस है, ठीक है, इसमें जान नहीं है, एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। क्यों बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी क्यों बोलती है कि ये सोललेस है वर्ल्ड? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। अब देखिए, हमें पता है कि जैसे जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मरती है लेकिन हमारा सोल नहीं मरता, है ना। आवर बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेकिन जो हमारा सोल है इट इज इटर्नल, है ना, इट इज परमानेंट। तो अब बोल रहे हैं कि अब जब वर्ल्ड ही परमानेंट नहीं है तो हाउ कैन यू से इसमें सोल है, क्योंकि सोल तो कभी मरता ही नहीं है, तो इसका मतलब इस वर्ल्ड में सोल ही नहीं है। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग दिस वर्ल्ड इज सोललेस, दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, एंड विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड sorrow is intrinsic to human existence। और अब क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये ट्रांजिएंट है, ऑलरेडी परमानेंट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इटर्नल। तो जो सोरो है, सोरो क्या होता है? दुख, ग्रीफ, है ना। तो दिस सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि ये तो मतलब लाइक सोरो का होना भी इंसान की एग्जिस्टेंस में ज़रूरी है, ठीक है, इंसान की लाइफ में दुखों का होना भी कहीं ना कहीं एसेंशियल है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? एसेंशियल है। अब क्यों है वो हम आगे देखते हैं। सो इट इज बाय द फॉलोइंग पाथ ऑफ it is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human beings can rise above these worldly troubles, ठीक है। जैसे हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख आते ही रहते हैं, बट वही है, कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ परमानेंटली उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, दोनों विद टाइम आते हैं, विद टाइम चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, बुद्धिज़्म का क्या मानना है कि अगर आप एक मॉडरेशन का पाथ अपना रहे हो,
एक मीडिएटिंग सा पाथ अपना रहे हो बिटवीन व्हाट, between your worldly troubles, between your sorrows, and at the same time between your happiness. अगर आप इन दोनों के बीच का एक मीडिएटिंग सा पाथ अपना रहे हो, ठीक है, एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है, तो इन दोनों के बीच का अगर आप एक मीडिएटिंग सा पाथ अपनाते हो देन डेफिनेटली यू कैन राइज अबव दोस वर्ल्डली ट्रबल्स. आप इस दुनियावी जो सुख दुख है उससे आप मुक्त हो सकते हो. ठीक है, अब देखिए बेसिकली ये कह रहा है कि मॉडरेशन का मतलब हो गया एक मीडिएटिंग पाथ, है ना. एंड बिटवीन सिवियर पिनांस, पिनांस क्या होता है, सिवियर पनिशमेंट, ठीक है, सिवियर पनिशमेंट. एंड दूसरा है सेल्फ इंडल्जेंस. सेल्फ इंडल्जेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सेल्फ इंडल्जेंस एक्ट्स. सेल्फ इंडल्जेंस एक्ट्स आर दोस जो आप वो एक्ट्स कर रहे हो जिसके थ्रू आपको खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है, ठीक है, योर ओन पर्सनल हैप्पीनेस जिस चीज़ पे डिपेंड करती है आप वो एक्ट्स कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडल्जेंस. अब देखिए कहीं ना कहीं एवरीवन नोज कि सिंस इंसान जो है उसमें अ नंबर ऑफ इमोशंस हैं जिसमें से एक है ग्रीड, ठीक है. वो अपनी उस खुशी की ग्रीड के चलते, ठीक है, उस लालच के चलते इंसान क्या करता है, कई बार ऐसे एक्ट्स में भी इंडल्ज हो जाता है जो कहीं ना कहीं इमोरल है, ठीक है. अब उसने इमोरल एक्ट्स को अपना लिया जो कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो इफ ही हैज डन दैट हार्म टू अदर्स देयर इज अ नीड फॉर हिम टू गेट दैट पनिशमेंट ऑल्सो ना, if he has done something wrong, if he has committed something wrong. So इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक सिवियर पनिशमेंट, ठीक है, आपने जो गलत किया उसकी आपको पनिशमेंट भी मिले और एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा दुख भोग रहे हो तो आपको सुख भोगने का मौका भी मिले. ठीक है, तो वही है इन दोनों के बीच का अगर एक मीडिएटिंग पाथ आ जाए सिवियर पिनांस और सेल्फ इंडल्जेंस का, इसी के चलते आप जो है इन वर्ल्डली ट्रबल से राइज अप कर जाओगे. फिर आपको ये जो दुनियावी जो ट्रबल्स हैं, जो दुख हैं, सोरोज हैं, वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगी. दिस इज द बुद्धिस्ट फिलोसफी, ओके, दैट इज अडॉप्टिंग अ मीडिएटिंग पाथ बिटवीन सिवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस. नाउ सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इरेलीवेंट. और बुद्धिज्म का जब इनिशियल अर्लीस्ट फॉर्म्स थे या इनिशियल स्टेजेस थे उस टाइम पे गॉड की प्रेजेंस होना ना होना was somehow irrelevant, and this was only because क्योंकि like it was centered around कि इंडिविजुअल एक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्ट्स अगर बुरे हैं तो उसे पनिशमेंट मिल रही है, इंडिविजुअल एक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक एक बैलेंस सा मेंटेन्ड है. तो इट वाज एंटायरली बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड इंटरेस्ट्स. ओके, सो बुद्धा रिगार्डेड दैट द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन. क्योंकि बुद्धा भी कहते थे कि ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, ये जो सोसाइटी है, ये इंसान ने ही बनाई है, ठीक है. इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन अ डिवाइन ओरिजिन. डिवाइन ओरिजिन क्या होता है, भगवान, ठीक है, भगवान की क्रिएशन. तो बुद्धा का यही मानना था कि ये जो सोशल वर्ल्ड है, ये जो सोसाइटी है, ये जो है इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है, ठीक है. इट इज़ नॉट ऑफ अ डिवाइन ओरिजिन. देयरफॉर इसी वजह से इनफैक्ट उन्होंने किंग्स वगैरह या गहापतीस को एडवाइस भी किया कि आप ह्यूमेन रहें और एथिकल रहें. अच्छा, तो गहापतीस क्या होते हैं. गहापतीस देखिए नेम से पता चल रहा है, गाहा मतलब घर, पतीस मतलब पति, ठीक है, दैट्स द मास्टर ऑफ द हाउस, ठीक है, गृहपति गहापति. सो द मास्टर ऑफ द हाउस उसको बोला जाता है गहापति. तो उन्होंने एडवाइस किया राजाओं को भी और गहापतीस को भी, यानी मास्टर ऑफ द हाउस को, कि आप जो हैं ह्यूमेन रहें. अच्छा, एक होता है ह्यूमन, एक होता है ह्यूमेन. ह्यूमन का मतलब वो तो हो जाता है इंसान, ठीक है, ह्यूमन में जहाँ पे इसमें ई नहीं आता है ना. फिर एक होता है ह्यूमेन जो कि यहाँ लिखा हुआ, ठीक है. अब ह्यूमेन क्या होता है, ह्यूमेन होता है कि जहाँ पे आप ह्यूमैनिटी पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, यू आर बीइंग बेनेवलेंट, यू आर बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स. तो ठीक है, बुद्धा ने क्या कहा कि सिंस दिस सोशल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सो हर इंसान को दूसरे इंसान के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए. ही शुड बी अ रैशनल मैन फॉर ऑल द अदर मैन. ओके, सो उन्होंने यही कहा कि आप ह्यूमेन रहें यानी कंपैशनेट रहें और एट द सेम टाइम एथिकल रहें, ठीक है. आपका किसी भी चीज़ को लेके किसी की तरफ टिल्ट नहीं होना चाहिए. यू शुड बी अ रैशनल थिंकर, यू शुड बी एन एथिकल मैन, दैट इज अ मैन बेस्ड ऑन मॉरल एथिक्स, ठीक है, आपको मोरालिटी पे विश्वास रखना है. सो इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस, ठीक है,
उस टाइम पे इंडिविजुअल एफर्ट्स ही थे जिसके चलते या जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि इसी के चलते जो है सोसाइटी वर्क कर सकती है, क्योंकि बुद्धा का क्या मानना था कि दिस सोसाइटी इज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं देन डेफिनेटली जो सोसाइटी है वो भी इक्वली वर्क करेगी और अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बुद्धा एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है। बुद्धा ने किस चीज़ पे एम्फोसिस डाली? अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिविजुअल एजेंसी पे, ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल एजेंसी पे तो बुद्धा इज एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि उसी के चलते कहीं ना कहीं सोसाइटी वर्क करेगी, ठीक है। तो उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी पे एम्फसाइज किया एंड एट द सेम टाइम राइटियस एक्शन। अब राइटियस एक्शन कौन सा होगा? विच इज बेस्ड ऑन एथिक्स, विच इज बेस्ड ऑन मॉरल्स, ठीक है। तो एक मॉरल एक्शन लो, एक राइटियस एक्शन लो एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, क्योंकि वही है कि अगर आप गलत काम करोगे कहीं ना कहीं फिर अगेन यू विल जस्ट अचीव दैट स्ट्रिक्ट फिनेंस, है ना। तो उस फिनेंस से बचने के लिए इससे अच्छा है कि आप एक अच्छा राइटियस एक्शन, एक अच्छा पाथ अपनाओ, है ना, एक अच्छी लाइफ जियो, वैल्यूज वाली लाइफ जियो। सो एज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम रीबर्थ, अगर आपको इस रीबर्थ के साइकिल से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इवन दिस वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस ऑफ सोरोज, ठीक है। यहाँ पे भी सोरोज काफ़ी आती हैं कि कहा जाता है कि अगर इंसान इस वर्ल्ड में भी आया है तो कहीं ना कहीं वो दुख ही भोगने आया है, ओके। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें इस रीबर्थ के साइकिल से भी एस्केप करना है तो हमें इंडिविजुअल एजेंसी पे या राइटियस एक्शन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड अटेन दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड निबाना, literally extinguishing of the ego and desire and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब जैसे ही हमने इस रीबर्थ के साइकिल से हम एस्केप कर लेंगे, उसके चलते हमें क्या होगा? हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन होगी, एक एनलाइटनमेंट हमें मिल जाएगी, ठीक है। अपने ट्रूथ को हम डिस्कवर कर पाएंगे, अपने खुद के ट्रूथ को, एंड अटेन निबाना, ठीक है। अब जैसे ही हमने सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन किया, ठीक है, वी हैव अटेन्ड दैट सेल्फ रियलाइजेशन बाय जस्ट एस्केपिंग दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू राइटियस एक्शन, ठीक है। अच्छे कर्म करके हमने जो है अपने इस साइकिल ऑफ रीबर्थ को एस्केप कर दिया, जिसके चलते हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक एनलाइटनमेंट सी मिल गई, और उसके बाद हमें निबाना अचीव हुआ। व्हाट इज निबाना? निबाना इज द अदर नेम फॉर निर्वाणा, ठीक है। अब निर्वाणा क्या है? निर्वाणा इज समथिंग जहाँ पे आपको एक वो हैप्पीनेस, वो जॉय मिल रहा है जहाँ पे आपकी जो है एक तो कामनाएं खत्म हो गई। अब देखिए आपने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया, इफ यू आर रिनाउंसिंग दिस वर्ल्ड, इफ यू आर जस्ट कीपिंग अवे फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा? अब आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कि एट टाइम्स कुछ ईविल इच्छाएं भी हो सकती हैं, कुछ बुरी इच्छाएं भी हो सकती हैं, वो खत्म हो गई। एंड एट द सेम टाइम आपके जो बैड एक्शंस हैं, ठीक है, या जो कुछ इमोरल एक्शंस हैं, वो भी वाइप आउट हो गए। तो उसके बाद क्या होगा कि ना तो आपकी कामनाएं रही और ना ही आप कोई गलत काम कर रहे हो। तो इसके चलते क्या होगा? आपको एक अलग सा एक जॉय महसूस होगा, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, जिसको बोलते हैं निर्वाणा, ठीक है। दैट इज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा या निबाना, and which is literally extinguishing the ego as well as the desire and thus the end of cycle of suffering for those who renounce the world, ठीक है। अब जो इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर देते हैं, उनका ये जो सफरिंग का जो साइकिल है ना, ये जो पाथ है पूरा लाइफ का, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपने निर्वाणा अटेन कर लिया, अब आपकी ना तो कामनाएं रह गई हैं, मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं भी नहीं है, और ना ही आप कोई गलत काम कर रहे हो। तो in that very case you attain a different kind of joy, that is nirvana, okay। So according to Buddhist tradition his last words to the followers were, अब बुद्धा के जो लास्ट वर्ड्स थे अपने फॉलोअर्स के लिए क्या थे? बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। Be lamps into yourself as all of you must work out your own liberation. Such a beautiful line he has written. He said कि आप जो है अपना लैम्प, अभी अगर हम इसके लिटरल डेफिनेशन को समझे तो, कि बी द लैम्प्स इनटू योरसेल्फ, ठीक है, आप खुद का एक लैम्प बनो, ठीक है, खुद के लिए एक दीपक बनो, क्योंकि आप सबको अपनी ही लिबरेशन चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू अचीव योर लिबरेशन, ठीक है, आपको अपनी लिबरेशन पे काम करना है, आपको सबको लिबरेट नहीं कराना है, आपको अपने लिबरेशन पे काम करना है।
सो आप जो है अपने उस लिबरेशन के लिए लैम्प खुद बनो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज्ञान का दीपक, ठीक है। तो अपना वो जो ज्ञान है, अपनी जो अवेयरनेस है, वो खुद बनो, ठीक है। अपने आप के लिए सेल्फ अवेयर हो जाओ, अपने आप के लिए सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ। उसी के चलते आप खुद अपनी लिबरेशन को अचीव कर पाओगे, आप इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से एस्केप कर जाओगे, ठीक है। यू विल अटेन दैट सेल्फ रियलाइजेशन, यू विल अटेन दैट एनलाइटनमेंट। एंड उस एनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए बी योर ओन लाइट, ठीक है। अपनी खुद की लाइट बनो, अपना खुद का लैम्प बनो, दैट इज अपने खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, अपना सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करो, अपने आप को सेल्फ रियलाइज करो, ठीक है। रेदर देन दूसरों पे डिपेंडेंट रहो कि दूसरे आपके बारे में कुछ बताएं आपको या आपका ट्रूथ बताएं। आप अपने ट्रूथ की खोज खुद करो। दीज वर द वर्ड्स ऑफ बुद्धा, ओके। तो उनका क्या मानना है कि अगर आपको अपनी लिबरेशन चाहिए तो अपने लिए खुद एक्शंस लो, रेदर देन किसी और पे डिपेंडेंट रहो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन जो बुद्धा ने लिखी है, and this is the Buddhist philosophy. So this was all about your topic number 5, that was the teachings of Buddha. तो ये जो आपका next topic है followers of the Buddha, which we will be discussing in the next or the upcoming video. So for this, thank you very much, and stay tuned for the upcoming videos.